लेकिन देखिए होता क्या है, एक लॉ है कि आप हर 10,000 घंटा उड़ाएंगे जहाज को तो एक एक्सीडेंट होगा। ये दुनिया भर की एयरफोर्स पर लागू है। अमेरिकन एयरफोर्स में भी वो कहते हैं कि हर 1 लाख घंटे में एक एक्सीडेंट होगा। चाहे वजह कुछ भी हो, वजह पायलट की भी एरर हो सकती है, वजह जी। टेक्निकल हो सकती है, वजह डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में दिक्कत हो सकती है, कई बार मौसम, कई बार बर्ड हिट। तो नाना कारण हैं। जी मुकुंद जी। बिल्कुल। अश्विंदर सर आपके पास लौटना चाहेंगे, और बहुत अच्छे से देवनाथ जी ने समझाने की कोशिश की और यही बात आप भी बता रहे थे, लेकिन जो कन्फ्यूज़न थी हम जैसे पत्रकार भी कह सकते हैं आप और आम जनता के बीच, कि आखिर बदले क्यों नहीं जाते हैं विमान, और शायद इनकी उम्र पूरी हो जाती है उसके बाद भी वायुसेना या तमाम हमारी दूसरी सेना इस्तेमाल करती है इन विमानों का। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और, हमें आज पता चला कि जाहिर तौर पर उनकी उम्र और बढ़ाई जाती है, अपग्रेड किया जाता है। मिड लाइफ अपग्रेड की जो बात की सर आपने, अश्विंदर सर, लेकिन एक सवाल और है इसके साथ, कि क्या सचमुच इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता? जैसा कि आपने बोला भी कि कई पार्ट्स कमज़ोर होते जाते हैं, उनके फेलियर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, तो इसको सीधे रिप्लेस करना क्या ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बजट पे आन पड़ेगी, इसलिए इनकी लाइफ अपडेट की जाती है, या कोई और कारण आप देख पाते हैं? देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो जहाज होते हैं उनकी कीमत कितनी होती है। आज जब हम बात करते हैं कि कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है, तो सीधा $80 मिलियन, $100 मिलियन, हम्म। $120 मिलियन, $150 मिलियन। सोचिए, अगर $100 मिलियन का हम एवरेज लेते हैं, मैं इस एवरेज के अंदर क्या उसके वेपन सिस्टम्स, उसका मेंटेनेंस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड है? नहीं है। पर तो भी $100 मिलियन का अगर आप एवरेज लें तो सोचिए कितने करोड़ रुपए वो हो गए। 100 को आप 9 से मल्टीप्लाई, 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आज ₹95 है, जी। तो ये हो गया 9,500 करोड़ रुपए। माफ कीजिएगा, 950 करोड़ रुपए। 950 करोड़ रुपए में एक जहाज आज आप नया खरीद रहे हैं। हम्म। क्योंकि आप देखिए, $1 मिलियन को 9.5 करोड़ कहें तो $100 मिलियन कितने हुए? 950 करोड़। तो रफली वो कॉस्ट है एक जहाज की। तो जब हम एक फाइटर स्क्वाड्रन को खरीदने की बात करते हैं तो वो आ जाता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, $2 से $4 बिलियन का एक फाइटर स्क्वाड। फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मेंटेनेंस, उसकी फर्स्ट लाइन सर्विसिंग, सेकंड लाइन सर्विसिंग, थर्ड लाइन सर्विसिंग, जो बात कर रहे थे ना वो 25 आवर्स, 50 आवर्स, 100 आवर्स, फिर बिल्कुल। 200 आवर्स, और उसके बाद जो HAL करती है ओवरऑल, या जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो हम्म। कॉस्ट, आज जो एक्विजिशन की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी एयरफोर्स क्या करती है? देखिए, कुछ हम रखते हैं, लेट अस से 25 to 30% मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, और वो हम एकदम रखते हैं नए, जैसे अभी हमने रफाल लिए और रफाल ले रहे हैं 114। फिर एक हम 50% रखते हैं जो मिड टेक्नोलॉजी के होते हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, और उसको हम मिड लाइफ अपग्रेड करके उनकी लाइफ को और बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, 60 AN-32 की मिड लाइफ अपग्रेड हो चुकी है, और जैसे कि आपको देवनाथ जी ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे मिड लाइफ अपग्रेड की जाती है। ऐसा नहीं है, वो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, हर एक बिल्कुल। चीज चेक होती है। हम्म। अच्छा, उसके बाद जो अब बाकी बच गए हैं ना हमारे AN-32 जहाज, उसमें से कुछ को हम क्रिसमस ट्री कहते थे एयरफोर्स में, यानी कि अब अगर क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो वो हम्म। पार्ट्स मिल नहीं रहे, तो उनको उधर से निकाल के सर्विसेबल पार्ट्स को टेस्ट करने के बाद लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास 50% मिड टेक्नोलॉजी के होते हैं, और आखिरी 25% ओल्ड हो जाती है जब टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी एयरफोर्स नहीं है, आप वर्ल्ड की कोई भी एयरफोर्स देख ले, और हमारी तो मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और बड़ा नाम है भारतीय वायुसेना का पूरे विश्व के अंदर। तो अगर हम इसको भी देखते हैं तो हम नियरली वो फॉलो करते हैं। इस समय क्या हो गया है कि जो हमारा LCA जिसने रिप्लेस करना था ना हमारे MiG-21 को, तो MiG-21 तो सारे फेज आउट हो गए, लेकिन MiG-21 फेज आउट होने के बाद हमारे पास सिर्फ 40 LCA है इस समय, जिसमें से एक क्रैश कर गया था, आपको याद होगा, 2 क्रैश कर हम्म। चुके हैं। तो लेकिन 2 क्रैश कब किए हैं? 15 साल के अंदर 2 क्रैश हुए हैं, जब से ये इसका उड़ना शुरू हुआ है, जी। तब से सिर्फ 2 क्रैश हुए हैं। F-35 का मैं आपको बता रहा था, रेट 1 एयरक्राफ्ट पर ईयर तो है ही है, इससे ऊपर भी जाते हैं वो लोग। अब आ जाती है बात, आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं वो ये बोलना चाहता हूं कि एक बैलेंस्ड एयरफोर्स को जब लेनी होती है न्यू एक्विजिशंस, उसमें टाइम बहुत लगता है,
क्योंकि हम ये वाले जो महंगे डिसीजन एकदम नहीं लेना चाहते। अब गवर्नमेंट कहीं ना किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी को रोक रही है, सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटी, और भारतीय वायुसेना को मॉडर्नाइज कर रही है। ये बैलेंस गवर्नमेंट देखती है कि उसे कितना पैसा सोशल डेवलपमेंट में करना है देश के लिए, चाहे रोड्स बनानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, और कितना उसको डिफेंस पे डालना है, और कितना हाई टेक्नोलॉजी, मिड टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी पे रखना है, ताकि एक बैलेंस्ड एयरफोर्स आ सके जो साउथ एशिया के अंदर थ्रेट्स हैं, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, या दूसरी थ्रेट्स आती हैं, तो उसको टैकल कर सके। उस हिसाब में थोड़ी देरी इस बार इसलिए हो गई है क्योंकि एलसीए का जो मार्क 1A भी आना था वो डिले हो गया। उसमें G404 इंजन जो आने थे अमेरिका से, उन्होंने सिर्फ 6 दिए अभी तक, और अभी टेस्टिंग चल रही है इन जहाजों की, ताकि कुछ रेडार इंटीग्रेशन, मिसाइल इंटीग्रेशन टेस्ट चल रहे हैं, जिसके बाद ये 6 दिए जाएंगे, और जैसे जैसे इंजन आते रहेंगे अमेरिका से वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये एलसीए के डिले ने हमारी जो प्लानिंग थी उसमें डेफिनेटली एक डेंट बनाया है। बिल्कुल। अंतिम सवाल देवनाथ जी आपसे लेना चाहूँगा। आपने जिस तरह से हमें समझाया मिड लाइफ अपग्रेड का ये पूरा मंजर, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में भी लगातार वो चीज़ है लैंडिंग को लेकर बार बार, क्योंकि कई हादसे हमने देखे जो कि लैंडिंग के वक्त ही होते हैं। सर ये प्रक्रिया अगर थोड़ा आप समझा पाए हमें कि कौन से सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं संकट के बादल लैंडिंग के वक्त आते हैं और इस तरह के हादसे हम देख पाते हैं, एक झटके में सब कुछ तबाह। मुकुंद जी देखिए, जहाज जब टेक ऑफ करता है कठिन प्रक्रिया होती है, फिर वो अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाता है, वो भी चैलेंजिंग होता है। लेकिन सब तरह के एविएशन में, चाहे वो मिलिट्री एविएशन हो, नेवल एविएशन हो या सिविल एविएशन हो, लैंडिंग को ही बड़ा क्रिटिकल मानते हैं। पायलट को अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके लैंड करना पड़ता है, चाहे फाइटर विमान हो, ट्रांसपोर्ट विमान हो, हेलीकॉप्टर हो। होता यह है कि लैंडिंग के समय पायलट को लगातार रनवे के ऊपर अपनी निगाह रखनी पड़ती है। एक तो रनवे से सीध पर, रनवे की सेंटर लाइन की सीध पर उसको आना है। ऐसा नहीं कि रनवे के दाएं तरफ चला जाए या रनवे के बाएं तरफ चला जाए। इसी तरह से रनवे में जब वो लैंड करने आ रहा है तो एक होता है अप्रोच एंगल, कि आमतौर पर अप्रोच एंगल ऐसे समझूंगा कि जिस एंगल पर वो रनवे की तरफ उतर रहा है उसका धरती के साथ क्या एंगल है। दर्शकों को थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आमतौर पर देखिए 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप ऑप्टिमम माना जाता है ट्रांसपोर्ट विमान के लिए। तो ग्लाइड स्लोप पायलट को मेंटेन करना पड़ता है। अब एक होता है हाइट स्पीड कॉम्बिनेशन। जाहिर बात है पायलट जैसे जैसे रनवे के पास आ रहा है उसको क्रमशः अपने एक कंट्रोल्ड और प्रतिबद्ध तरीके से अपनी ऊंचाई 1000 फीट, फिर 500 फीट, फिर 300 फीट, फिर 200 फीट, फिर 100 फीट करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत जजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से स्पीड देखिए, जब जहाज नॉर्मली उड़ते हैं तो उनकी स्पीड 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर होती है। ट्रांसपोर्ट विमान की बात कर रहा हूँ। तो जब वो लैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं, समझिए टचडाउन स्पीड जो है, लैंडिंग स्पीड जो है वो आमतौर पर समझिए अगर 200 किलोमीटर है तो पायलट को क्रमशः अपनी स्पीड 400 किलोमीटर से 300, फिर 300 से 250, फिर 200 से 220, और जैसे ही रनवे पे टच करने वाला है उसको क्रमशः स्पीड को 200 किलोमीटर। तो काफी सारे पैरामीटर्स ट्रैक करने पड़ते हैं। तो एयरफोर्स में नहीं, सिविल एविएशन में भी काफी चैलेंजिंग है लैंडिंग। वैसे मैं एक रफ आइडिया दे दूं कि दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं 25% एक्सीडेंट जो है लैंडिंग के समय ही होते हैं। जी मुकुंद जी। बिल्कुल देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया आपका सर इतनी शानदार जानकारी साझा करने के लिए। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे हमारे जो शायद इतनी बारीकी से नहीं समझ पा रहे होंगे और एक रफली आइडिया के साथ जीते थे। अश्विंदर जी आपका भी बहुत शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपसे फिर दोनों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल दर्शकों, एक ऐसा हादसा जिसके बाद आज पूरे देश की आंखें नम हैं, तमाम नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, वो भी आपको वन इंडिया पर हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 5 जो पायलट नहीं बल्कि 5 जो जाबाज हमारे इस हादसे में मारे गए, उनके नाम क्या क्या थे और किस पोजीशन पर, किस पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, ये भारतीय वायुसेना को
वायुसेना के वायु योद्धा थे। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, जिनके बारे में हमने जिक्र किया शुरुआत में ही, इसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार भी इस विमान में यात्रा कर रहे थे, कह सकते हैं देश को सेवा देने जा रहे थे। सर्जन जितेंद्र शर्मा थे। अग्निवीर वायु खेमराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम का नाम शामिल है, यानी कि 2 अग्निवीर, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 2 अग्निवीर इस 5 जाबाजों में, इन 5 जाबाजों में शामिल रहे जिन्होंने देश के नाम अपनी जान न्यौछावर कर दी। हादसे की अगर आपको एक क्विक जानकारी दे तो हादसे को लेकर अपडेट है कि असम के जोरहाट के रौरिया इंडियन एयरबेस पर शनिवार के तड़के सुबह 10 बजे के आसपास आप कह सकते हैं इस तरह का हादसा हुआ। वायुसेना का विमान क्रैश हुआ। इस हादसे में उस वक्त मौत की खबरें नहीं आई थी, शहादत की खबरें नहीं आई थी, लेकिन उसके ठीक बाद खबर आती है कि 5 जवानों ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, अपनी जाबाजी दिखाई है। इनमें नाम हमने आपको बताया ही, स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम, सर्जन जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु केमराम और अग्निवीर वायु दानिश शामिल रहे और एक को पायलट घायल हुआ है। उम्मीद की जा रही है, उनका इलाज जारी है कि इनकी जान बच सकती है और हादसे से संबंधित जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी और चश्मदीद के तौर पर आप कह सकते हैं, इनसे जानने की, समझने की कोशिश करेगा देश। देश समझेगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की क्या कुछ वजह हो सकती है, तकनीकी खामियां सचमुच है या नहीं है। क्योंकि हमारे साथ 2 सेना के बड़े अधिकारी थे, अश्मिंदर सिंह इंडियन एयरफोर्स से और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने भी हमें कई जानकारी साझा की, जिसमें बार बार इस बात की तस्दीक की गई कि विमान बेशक पुराना हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो खामियों से युक्त है। उसकी लाइफ बढ़ाई जाती है, अपग्रेड की जाती है, टेक्निकल सारे टर्म्स फॉलो किए जाते हैं, तमाम आप कह सकते हैं आधिकारिक पुष्टियों के बाद ही विमान को उड़ने के लिए दोबारा भेजा जाता है, सेवाओं के लिए आगे भेजा जाता है। तो आप ये भी नहीं कह सकते सीधे तौर पर कि किसी तरह की खराबी के कारण, बड़ी खराबी के कारण, अनदेखी के कारण ये हादसा हुआ। और जिस तरह से यूके देवनाथ जी ने एक निर्धारित संख्या बताई कि इतने घंटों में विमान हादसे होते ही हैं, इस तरह का प्रचलन है वायु के लिए, वायुसेनाओं के लिए और दुनिया भर में समझा जाता है, देखा जाता है। बहरहाल अभी जांच का विषय है, क्या कुछ अपडेट मिलेगी। जो को पायलट जिनका इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में, उन पर सबकी नजरें रहने वाली है कि वो क्या कुछ जानकारी साझा करेंगे एक चश्मदीद के तौर पर और देश के सामने इस विमान हादसे का, इस बड़े विमान हादसे का सच आ पाएगा। AN-32 जो कि 40 से 50 साल पुराना विमान बताया जा रहा था और आसाम में क्रैश हुआ, 2 टुकड़ों में टूटा और उसके बाद 5 जवानों की मौत की खबर आती है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.